ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी राशि बदल रहे हैं। यहाँ पर थे पिछले 1.5 साल से, यानी कि अप्रैल 2022 से। और क्योंकि राहु उल्टा चलते हैं तो वो वापस यानी कि पिछली साइड यानी कि आपके नवम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। राहु कहीं ना कहीं बहुत अलग ग्रह है ज्योतिष में। मेरे हिसाब से मेरा अब तक का जो ज्योतिष का सफ़र रहा है, जो एक ग्रह मुझे प्रेडिक्शंस की बात हो, ग्रह को समझने की बात हो, जो सबसे एक्साइट करता है, वो ग्रह कहीं ना कहीं राहु ही है। क्योंकि राहु अनकन्वेंशनैलिटी है, यानी कि जो नॉर्मल से हटके है। देखिए, राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनको नवग्रहों में स्थान मिला है, जबकि वो देवता नहीं थे, जबकि वो असुर थे। फिर भी असुर होते हुए भी उनको नवग्रहों में स्थान मिला है, क्योंकि राहु केतु एक ही राक्षस थे, एक ही दैत्य थे, जिन्होंने अमृत का पान किया था। इसलिए राहु केतु सबसे हटकर है, यानी कि दैत्य होकर भी जिनको नवग्रहों में स्थान मिला है। इसलिए राहु और केतु दोनों बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल का जो सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है वो राहु का ही है। अवश्य साल में शनि का राशि परिवर्तन भी हुआ, बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन भी हुआ, अप्रैल में शनि महाराज का जनवरी में हो गया था। लेकिन ये जो राहु है, ये सबसे अलग, सबसे अनोखे प्रकार के ग्रह हैं। ये ऐसा ग्रह है जो रातों रात व्यक्ति को रंक से राजा बना सकता है, जो रातों रात सक्सेस देता है। और जब राहु कुछ देने पर आता है तो उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। राहु एक्सपेंशन के कारक है, यानी कि वृद्धि के। बृहस्पति भी कहीं ना कहीं वृद्धि के कारक हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन राहु की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि राहु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। बृहस्पति जहाँ एक ग्रह है जिनको हम टेलीस्कोप से कहीं ना कहीं देख सकते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनसे देख सकते हैं। राहु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। राहु एक पॉइंट है, लेकिन बहुत उसका प्रभाव रहता है। कहीं ना कहीं जब ग्रहण लगता है, राहु केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं पे होता ही है। कलयुग का सम्राट अगर राहु को कहा जाए तो उसमें कोई भी विडंबना नहीं होगी, कोई भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज के समय का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, वो राहु ही है। राहु वो ग्रह है जो व्यक्ति को थोड़ा डिप्लोमेटिक बनाता है। राहु वो ग्रह है जो व्यक्ति को सक्सेस के पास लेकर जाता है। नवग्रहों के राजा तो सूर्य हैं, लेकिन सूर्य को भी जो ग्रहण लगा दे वो राहु के अंदर क्षमता होती है। इसलिए राहु केतु को बहुत प्रभाव वाले ग्रह कहा जाता है। एक और चीज़ यह है कि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, इसीलिए जिस भाव में वो बैठते हैं उस भाव का स्वामित्व ले लेते हैं। तो ये जो राहु महाराज का राशि परिवर्तन है, आपके जीवन में बहुत सारे, बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाला है। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपके बहुत अच्छे स्थान नवम भाव में आकर बैठे हैं। और जैसा मैं कह चुका हूँ कि ये भाग्य स्थान है, ये वृद्धि के कारक हैं। तो जब वृद्धि के कारक आपके भाग्य स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे तो आपकी भाग्य की वृद्धि अवश्य होगी। तो ये सारी अच्छी चीज़ें और जो कुछ नकारात्मक होंगी वो सब हम डिस्कस करेंगे इस राशिफल में। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राहु बृहस्पति की राशि में है, और राहु जिस राशि में होते हैं उस भाव के स्वामी का भी कहीं ना कहीं रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। इसको इंग्लिश में डिस्पोजिटर कहते हैं। तो राहु बृहस्पति की राशि में रहेंगे, और बृहस्पति आपके लिए यानी कि कर्क के लिए मित्र ग्रह हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो अगले 1.5 साल कहीं ना कहीं राहु बृहस्पति महाराज के भी रिजल्ट आपको देना शुरू कर देंगे। तो इस समय बहुत अलग होगा, समय बहुत बदलाव वाला होगा। जब भी राहु केतु का राशि परिवर्तन होता है, बड़े बड़े बदलाव आते हैं। और ये जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है, ये तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के स्तर पर बहुत तरह के, बहुत अजीब तरह के बदलाव लेकर आ सकता है। एक और ख़ास बात यह है कि जो राहु का राशि परिवर्तन है, ये उनके काल चक्र की शुरुआत है। हर ग्रह राहु केतु को छोड़कर मेष राशि से अपने काल चक्र की शुरुआत करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बृहस्पति मेष राशि में है, अप्रैल में मेष राशि में आए थे, तो 0 डिग्री से उन्होंने स्टार्ट किया, और उनका जो सफ़र होता है वो 0 डिग्री से, या हर ग्रह का 0 से 30 डिग्री तक रहता है, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री होती है। तो अब बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहेंगे, तो अगले साल के मई तक वो इसी राशि में रहेंगे, मेष में। लेकिन
राहु जो है वो उल्टा चलते हैं, इसलिए जो उनके काल चक्र की जो शुरुआत होती है वो मीन से होती है, क्योंकि वो यहाँ से फिर घूमकर ऐसे अपना चक्र पूरा करेंगे। बल्कि बाकी ग्रह फॉर इंस्टेंस बृहस्पति वो यहाँ से अपना पूरा चक्र शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो राहु का एक नया अवतार, राहु का एक नया स्वरूप आपको देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं राहु का इस तरह का जो प्रभाव होता है वो कई चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर ले आता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, उपाय भी अवश्य बताऊंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि अगर आपकी कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि जहां बहुत हद तक सटीकता बताती है, अगर जिनको नहीं पता लग्न राशि कंफर्म नहीं है, वो चंद्र राशि से भी अवश्य गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण विश्लेषण का। देखिए, राहु महाराज आपके 9th हाउस यानी कि नवम भाव, भाग्य स्थान, धर्म स्थान, पिता का स्थान, कई कारकत्व होते हैं नवम भाव के, वहाँ पर आकर स्थापित हो जाएंगे। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये राहु महाराज के एक नए काल चक्र की शुरुआत है, क्योंकि राहु महाराज अभी जब मीन में आएंगे तो वो पहले 30 डिग्री पर आएंगे, फिर वहाँ से वापस जाते हुए 0 डिग्री की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे एक नई काल चक्र की शुरुआत हो रही है। मीन में आकर राहु का जो चक्र है वो स्टार्ट होता है और मेष में आकर खत्म हो जाता है। तो कोई भी ग्रह जब अपने काल चक्र की शुरुआत करता है, जैसे बृहस्पति महाराज ने अपने काल चक्र की शुरुआत करी थी अप्रैल में, तो करियर में आपके कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव अप्रैल, मई, जून यानी कि अप्रैल के आसपास आया होगा। कई लोगों ने अपनी स्ट्रीम चेंज करी होगी, कई लोगों ने जॉब से बिजनेस में स्विच किया होगा, कई लोगों ने अपने जॉब में कुछ बड़ा परिवर्तन लेके आए होंगे, कुछ लोग मे भी विदेश भी गए होंगे। तो करियर में बड़ा बदलाव आया होगा आपके अप्रैल के आसपास। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ने अपने राशि चक्र की शुरुआत करी थी, क्योंकि वो मेष में प्रवेश करे थे। उसी प्रकार राहु जो अपने राशि चक्र की शुरुआत करते हैं वो मीन से करते हैं। तो राहु जब 9th हाउस में आएंगे और नए चक्र की उनकी शुरुआत होगी तो धर्म की वृद्धि होगी। अब धर्म के कई प्रकार होते हैं, कई अर्थ होते हैं, प्रकार नहीं, कई अर्थ होते हैं। एक धर्म का अर्थ तो वो रिलीजियस हुआ कि हाँ पूजा पाठ आदि। धर्म का अर्थात ड्यूटीज़ भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होता है। तो जब राहु नवम भाव में आएंगे तो व्यक्ति की अपनी ड्यूटीज़ के प्रति जो एक संकल्प शक्ति है कि हाँ मेरे को अपने कार्य पूरे करने हैं, वो बहुत बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं कई शास्त्र कहते हैं, मेरा भी मानना है कि नवम भाव के राहु, जब नवम भाव में राहु का गोचर होता है तो व्यक्ति अपने कार्यों को अधूरा छोड़ना बंद कर देता है, यानी कि वो अपने हर कार्य को पूर्णता की तरफ लेके जाता है, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतता, हर कार्य को ऑलमोस्ट परफेक्शन की तरफ लेके जाने का प्रयास करता है। अब परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी होती है, लेकिन आप उस जातक का जिसके राहु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने अधिकतम कार्यों को पूर्ण करता है। और ये स्पेशली कर्क वाले जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये लोग बहुत लेट बैक हो जाते हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि जो अधिकतम एक ही जगह पर काम करते रहते हैं, जॉब की बात कर रहा हूँ, उसमें से अधिकतम आपको यही लोग मिलेंगे, कर्क वाले, क्योंकि एक जगह पर बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। इनको पता भी है कि हाँ दूसरी कंपनी में चले जाएंगे और आराम से हो भी जाएगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ये अधिकतम अपनी करियर में चेंज नहीं लाना चाहते या अपने करंट सिचुएशन से नहीं निकलना चाहते। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि लेड बैक होते हैं, इमोशनल होते हैं, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होता है, मिलनसार होते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन लेड बैक बहुत होते हैं। अब जब राहु आपके नवम भाव में आ जाएंगे और जैसा मैंने कहा अपने कार्यों को पूर्णता की तरफ लेके जाएंगे, तो आपका ये जो लेड बैक एटीट्यूड है उसमें कमी आएगी, यानी कि अधिकतम कार्य आप पूर्ण करने की तरफ जाएंगे, जिससे आपका जीवन का जो चक्र थोड़ा सा रुक गया था, जो थोड़ा स्टैग्नेशन आ गया था, वो स्टैग्नेशन भी दूर होगा। तो राहु का सबसे अच्छा प्रभाव तो यही है कि आपके कार्यों में पूर्णता आने लगेगी, जिससे आपके पूरे जीवन पर एक अच्छा प्रभाव अवश्य आएगा। धर्म की भी बात करते हैं, जो हम पूजा पाठ आदि वाली बात करते हैं। देखिए, अधिकतम शास्त्र कहीं ना कहीं राहु के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं। बात यह है कि जब शास्त्र लिखे गए थे कहीं ना कहीं चीज़ें अलग थी, वैल्यू अलग थी। आज के टाइम में राहु केतु को बुरा नहीं कहना चाहिए। राहु को सब लोग कहते हैं कि धर्म से दूर लेके जाते हैं। मेरी गारंटी है, मैं कह देता हूँ, जिनका कर्क लग्न है, अगले 1.5 साल में आप अवश्य किसी न किसी शिव जी के स्थान पर, महादेव के स्थान पर, जहाँ पे गंगा हो या कोई पवित्र नदी हो, अवश्य जाएंगे। और कई लोगों ने तो उसके प्लान बना लिए होंगे।
अगले 1.5 साल में यानी कि अभी से लेकर 2025 में अधिकतम कर्क वाले जातक, कर्क लगने वाले जातक किसी ना किसी महादेव के स्थान पर, शिव जी के स्थान पर अवश्य जाने वाले हैं, क्योंकि राहु गंगा स्नान करवाते हैं। कई नाड़ी ग्रंथ हैं जो ज्योतिष के बारे में एक अलग विवेचना देते हैं और वहाँ से गोचर के बारे में बहुत अध्ययन करने को मिलता है। तो कई नाड़ी ग्रंथ ये कहते हैं, कई ज्योतिष ग्रंथ भी ये कहते हैं कि राहु गंगा में डुबकी लगवाते हैं, यानी कि गंगा स्नान करवाते हैं, यानी कि किसी ना किसी महादेव के पवित्र स्थान के पास, किसी पवित्र नदी के पास लेकर जाते हैं, वहाँ पर स्नान करवाते हैं। तो ये होगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि समझना पड़ता है कि ज्योतिष के ग्रंथ क्या कहना चाहते हैं, आज के संदर्भ में उसका क्या मीनिंग होगा। तो राहु जब 9th हाउस में आते तो व्यक्ति के द्वारा धर्म की आलोचना हो सकती है, धर्म के विरुद्ध कोई कार्य जाने अनजाने में हो सकता है। तो हो सकता है आने वाले 1.5 साल में आप धर्म के प्रति कुछ आपका विश्वास तो कम नहीं होगा, लेकिन मे भी आपसे कोई गलती हो जाए, मे भी आप किसी धार्मिक पुस्तक की, धार्मिक वस्तु की, धार्मिक व्यक्ति की आलोचना कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके विरुद्ध जाएगा। जो भी ये ब्राह्मण वाले काम कार्य करते हैं, ऐसे लोगों की बिल्कुल भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो ब्राह्मण दोष होता है ना, वो पुश्तों तक कहीं ना कहीं व्यक्ति को अफेक्ट करता है। तो धर्म के प्रति जो लोग कार्य करते हैं, धार्मिक जो कार्य करते हैं, धार्मिक वस्तुएं, धार्मिक पुस्तकें, शास्त्र, इनकी गलती से भी निंदा मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो आपका बुरा कर्म है वो आपका पीछा हमेशा रखेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है कि धार्मिक चीज़ों की निंदा नहीं करनी। ये जो 9वां भाव है ये वृद्धि का स्थान है और राहु नवम भाव भाग्य का स्थान है और राहु वृद्धि के कारक हैं। तो जब राहु भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो भाग्य स्थान की वृद्धि ही करेंगे, तो भाग्य आपका बहुत साथ देना शुरू कर देगा आने वाले एक लंबे अरसे तक। और जब व्यक्ति का भाग्य साथ देता है तो यकीन मानिए वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि एक सामान्य जीवन में और एक विशेष जीवन में, एक अलग से जीवन में जो एक कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है वो भाग्य का ही आता है। मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, कौन व्यक्ति मेहनत नहीं करता, लेकिन कितने लोग आगे पहुंच पाते हैं, कितने लोग अपना नाम बना पाते हैं। क्या अमिताभ बच्चन से अच्छा कोई एक्टर इस देश में नहीं हुआ? क्या सचिन तेंदुलकर से अच्छा कोई क्रिकेटर नहीं हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो भाग्य कहीं ना कहीं उनका साथ देता है, सही समय पर साथ देता है, जहाँ पर वो लोग एकदम अपने उस मुकाम तक पहुँच पाते हैं जहाँ पर पीढ़ियों तक इन लोगों को लोग याद करेंगे। तो वही भाग्य स्थान आपका आने वाले 1.5 वर्ष के लिए बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो राहु का प्रभाव इस चीज़ का लाभ उठाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है तो उसके कई कार्य बनते हैं, एक अलग पहचान वो व्यक्ति अपनी बना सकता है। हाँ, राहु 9वें भाव में जब आते हैं तो व्यक्ति की दूसरे धर्मों के प्रति थोड़ी रुचि जागती है। अधिकतम लोग जो अपना धर्म परिवर्तन करते हैं उनका कहीं ना कहीं 9वें भाव में राहु होता है, या 9वें भाव से कुछ ना कुछ राहु का संबंध होता है, 9वें भाव के स्वामी से, या फिर नवांशा में राहु का बहुत संबंध होता है लग्न से या लग्न के स्वामी से। क्योंकि राहु चेंज करवाते हैं, जो हम रिलीजन चेंज की बात करते हैं तो वहाँ पे राहु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाते हैं। राहु देखिए अनकन्वेंशनल है, इसलिए वो जो हम दूसरे धर्मों की बात करते हैं तो वहाँ पे राहु उन चीज़ों को डिनोट करते हैं। इसके साथ ही जैसा मैंने अभी कहा राहु अनकन्वेंशनल है, तो जब राहु 9वें भाव में आते हैं तो व्यक्ति की जो धर्म के प्रति रुचि होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। तभी मैं कहता हूँ कि धार्मिक ग्रंथों को या ज्योतिष ग्रंथों को समझना चाहिए वो क्या कहते हैं। अब देखिए हमारे सनातन धर्म में पूजा का एक मार्ग नहीं है और हम किसी भी मार्ग को गलत नहीं कह सकते। जहाँ एक तरफ एक नॉर्मल पूजा पद्धति है जिसको हम दक्षिण मार्ग कहते हैं, जहाँ पर पूजा आदि करते हैं, वहीं पर हमारे देश में कई और तरह के पंथ भी हैं। वाम मार्ग भी है जहाँ पे बहुत अलग तरह की पूजाएं होती है, अघोर मार्ग है, नाथ पंथ है, कई तरह की पूजा पद्धतियाँ हैं और उन सबको इक्वल एक रिस्पेक्ट दी जाती है। इसलिए जब 9वें भाव में राहु आते हैं तो व्यक्ति का जो धर्म के प्रति पहुंचने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। वो नॉर्मल पाथ से नहीं जाता, धर्म के प्रति बढ़ता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अध्यात्म के प्रति भी बढ़ता है, लेकिन थोड़ा अध्यात्म से दूर करते हैं राहु, लेकिन फिर भी व्यक्ति थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से धर्म के प्रति अवश्य जाता है। तो ये प्रभाव भी आपको राहु के कारण यहाँ पर देखने को मिलेगा। राहु यहाँ पर आकर व्यक्ति को धन अवश्य देते हैं। ये लक्ष्मी स्थान है, ये पंचम भाव और आपका 9वें भाव, ये लक्ष्मी स्थान है दोनों। तो यहाँ पर जब राहु आ रहे हैं जो वृद्धि के कारक हैं तो आपको आपकी लक्ष्मी की वृद्धि होगी और इसके साथ ही
राहु जब केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो राजयोग देते हैं, और स्पेशली अगर अकेले बैठते हैं। और राहु यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक ज़्यादा टाइम जो है वो अकेला ही बिताएंगे। हाँ, कुछ छोटे जो ग्रह होते हैं वो बीच बीच में युति करेंगे, लेकिन अधिकतम समय 1.5 साल का राहु यहाँ पर अकेला ही बिताने वाले हैं। तो ये राजयोग भी बन रहा है आपके लिए, धन योग भी बन रहा है, लक्ष्मी योग भी बन रहा है। जब राहु नवम में आते हैं तो व्यक्ति बहुत एस्पायरिंग हो जाता है, यानी कि उसकी जो चेष्टा होती है आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत रोमांटिक भी हो जाता है। अब ये जो रोमांटिक वर्ड मैं कह रहा हूँ, केवल इसको प्यार से नहीं रिलेट करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत तरह तरह की चीज़ें सोचता है, जिसकी इमेजिनेशन बढ़ जाती है, उसको भी यही कहते हैं कि वो बहुत रोमांटिसाइज कर रहा है। तो वो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी सोचने की क्षमता है, वो भी बहुत बढ़ जाएगी। आप अपने जीवन की वैल्यू करना शुरू कर देंगे, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को प्रायोरिटी पे लाना शुरू कर देंगे। और ये भी राहु का ही प्रभाव होता है जब वो नवम भाव में आते हैं। ध्यान ये देना है कि जब राहु नवम भाव में आते हैं तो व्यक्ति की जो स्पीच होती है वो बहुत अलग सी हो जाती है। वो ऐसी बातें करना कभी कभी शुरू कर देता है जिसका उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, और लोग फिर उसकी बातों को सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने आचरण, इन सब चीज़ों पर आपको आने वाले 1.5 वर्ष तक बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नवम भाव के राहु कहीं ना कहीं पिताजी से मतभेद करवाते हैं, तो इस समय थोड़ी दशा अंतर्दशा अगर अच्छी चल नहीं रही है तो बहुत संभावना है कि आपके अपने पिताजी से मतभेद हो सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि वो ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि नवम भाव में जब राहु आते हैं तो बॉसेस से भी मतभेद करा सकते हैं। ये वो समय है जब आपके बॉसेस एकदम आपके विरुद्ध हो सकते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने को भी रेडी होंगे, यानी कि आपका बुरा हो उसमें उनको अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा अपने बॉसेस से भी बच के रहिएगा। राहु विदेश के कारक है, और ये जो नवम भाव है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल डिनोट करता है। तो बहुत संभावना है कि आने वाले 1.5 साल में अगर आपके जीवन में उसका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि विदेश यात्रा का, तो आपकी विदेश यात्रा आने वाले समय में हो जाएगी। और जो लोग विदेश में ऑलरेडी सेटल्ड हैं उनके लिए तो ये 1.5 साल का समय जो है वो बहुत शुभ है, क्योंकि राहु भाग्य स्थान में आ रहे हैं और राहु विदेश के कारक है। तो जो लोग विदेश में ऑलरेडी सेटल है, रहते हैं, उनका भाग्य बढ़ने वाला है, उनका भाग्य साथ देने वाला है। तो राहु बहुत अच्छे तरह के यहाँ पे आपको लाभ दे रहे हैं। एक बहुत ध्यान आपको ये देना है कि राहु जब नवम भाव में आते हैं तो व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड हो जाता है। राहु एडिक्शन के कारक है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचिएगा और अपने संगत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब राहु नवम में आते हैं तो कोई ना कोई दुर्जन व्यक्ति, यानी कि कोई बुरा व्यक्ति, वो आपकी संगत में आता है और वो लॉन्ग टर्म में आप पर एक बुरा प्रभाव छोड़कर जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नवम भाव पिताजी का होता है, तो क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आज के टाइम में धन के कारक बन जाते हैं, तो आपके पिताजी को धन का लाभ अचानक से हो सकता है। अब अचानक से होता है तो कई तरह से हो सकता है कोई आपकी ज़मीन फंसी हुई थी, वो ज़मीन बिक जाए, वहाँ से पैसा आ जाए, और कई तरह, जो लोग विदेश में रहते हैं वहाँ पे तो लॉटरी भी होती है। इंडिया में अभी लीगल नहीं है, लेकिन विदेश में लॉटरी भी होती है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको प्राप्त हो जाए, यानी कि आपके पिताजी को, तो आपके पिताजी को अचानक से धन का लाभ यहाँ पर हो सकता है। ये जो नवम भाव होता है ये हायर स्टडीज़ का भी होता है। तो वह स्टूडेंट जो हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने में इच्छुक थे, उनके लिए भी जो 1.5 साल का कालखंड है ये बहुत अच्छा है। आपको विदेश यात्रा के आपके योग बहुत अच्छे और बहुत आराम से अवश्य बनने वाले हैं। नवम भाव क्योंकि हायर स्टडीज़ के लिए भी देखा जाता है, इसके साथ ही अपने स्किल एनहेंसमेंट के लिए भी नवम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे भाव से सप्तम है। तो ऐसी स्किल्स जो आपके करियर में आपके काम आएगी, उन स्किल्स के एनहेंसमेंट के लिए भी राहु का नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है। राहु को दुर्गा माता का उपासक कहते हैं, इसलिए जब भी मैं राहु का कोई उपाय बताता हूं तो दुर्गा जी का उपाय अवश्य बताता हूं। इवन यदि मैं अपने किसी क्लाइंट के लिए कुछ अनुष्ठान आदि भी करता हूं कभी, तो अगर राहु की बात है तो हमेशा दुर्गा जी के किसी स्वरूप का, वो डिपेंड करता है कुंडली पर, उनके साथ उनका उपाय या उनका अनुष्ठान हमेशा करता हूँ। तो राहु को दुर्गा माता का उपासक बताया गया है। तो आने वाले 1.5 साल में जितना आप दुर्गा माता की पूजा करेंगे, जितना आप दुर्गा माता को जानेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। ये जो नवम भाव है ये 10वें से 12वां स्थान है, यानी कि अगर अपने करियर में कुछ बड़ा चेंज लाना चाहते थे,
बड़ा मतलब कि कोई स्ट्रीम चेंज करना चाहते थे, इवन ट्रांसफ़र के लिए ये जो समय है आने वाला 1.5 साल बहुत अच्छा है। उसका कहीं ना कहीं आपको जो झलक है वो शुरुआती कुछ महीनों में ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि किसी भी भाव से जो उसका 12वां स्थान होता है वो उसका अंत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं करियर में एक अंत, किसी चीज़ का अंत होगा और किसी नई चीज़ का आरंभ हो सकता है। ऑलरेडी कई लोग अपने जॉब में चेंज के बारे में सोच रहे हों। जैसा मैंने कहा शुरू में कि कर्क वाले बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन ये राहु का नवम में आना, जैसा मैंने शुरू में कहा था, उनको थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड से निकालेंगे और वो लोग अब अपने नई जॉब में या फिर अपने जॉब में, अपने करियर में कुछ ना कुछ बदलाव लाने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ये जो भाव है ये सप्तम से तीसरा है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं थोड़ा सा अपने कार्य शैली में, अपने बिजनेस करने के तरीके में नयापन ले आएगा, क्योंकि राहु मॉडर्न चीज़ों के कारक हैं और राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को समय के अनुसार बदलने पर मजबूर कर देते हैं। तो अगर आपने अपने बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें करी तो आपको आगे बढ़ने का अवश्य लाभ मिलेगा। राहु पंचम से पंचम में है, तो ये भी पुनः स्टूडेंट्स के लिए जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। राहु तीसरे से सप्तम में है, अब ये थोड़ा सा मिला जुला है। यहाँ पर आपका अपने भाई बहनों से थोड़ा मतभेद हो सकता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन राहु का नवम में आना, अगर आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते थे उसके लिए सबसे अच्छा है। तो यूजुअली क्या होता है कि फैमिली बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले हम आसपास ही देखते हैं भाई किस पे ट्रस्ट है, भाई बहन है, कोई कज़न है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उन्हीं पर जाती है। तो अपने भाई या बहन के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़े मतभेद आपके अपने भाई बहनों से हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। ये जो स्थान है नवम भाव, ये देखिए ये लाभ स्थान से 11वां है, यानी कि लाभ स्थान की वृद्धि, और राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेश से आपको कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। राहु मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब के कारक हैं, तो इन सब से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो भी आपको कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। तो देखिए राहु महाराज केवल यहाँ पर बैठ के ही आपके लिए कितने बड़े बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। अब राहु और केतु की क्या दृष्टि होती है, ये ज्योतिष में एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। कई हैं ऐसे ज्योतिष में टॉपिक, उसमें से एक ये है कि क्या राहु और केतु की दृष्टियां होती हैं। कई शास्त्र नहीं कहते, कुछ मौन है उसके बारे में, और कुछ शास्त्र कहते हैं कि राहु और केतु की बृहस्पति महाराज जैसी ही दृष्टि होती है, यानी कि सप्तम के साथ साथ पंचम और नवम, 5वीं और 9वीं दृष्टि। तो मेरा भी कहीं ना कहीं मानना है कि राहु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से त्रिकोण स्थान पर प्रभाव डालते हैं, कहीं ना कहीं उसको दृष्टि हम कह सकते हैं। तो राहु महाराज की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके लग्न भाव पर। तो भाग्य स्थान में एक ऐसा ग्रह जो वृद्धि का कारक है, जो एक्सपेंशन का कारक है, वो भाग्य स्थान में बैठकर आपके लग्न भाव को देखेगा, यानी कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन की वृद्धि करने के लिए। तो ये समय आपके लिए आने वाला 1.5 साल का बहुत शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है। राहु, जैसा मैं कह चुका हूं कि विदेश के कारक हैं, तो विदेश जाने के लिए परमानेंटली भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी जो लोग विचार कर रहे थे, अब ऐसा तो नहीं होता कि हर व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, जो व्यक्ति विदेश जाने का इच्छुक था उसके लिए ये जो समय है आने वाला 1.5 साल का, क्योंकि राहु लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के भाव में भी है और लग्न भाव पर उनका प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, तो उन लोगों के अधिकतम कार्य जो अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। और ऐसे में जो लोग विदेश जाते हैं उनको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। यूजुअली जो भी विदेश जाता है थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ता है, भली नौकरी भी लगी हो लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन राहु का जब प्रभाव आने वाले 1.5 साल में आपके लग्न पर है, तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ये जो लग्न भाव है ये हर चीज़ पर प्रभाव डालता है। अब राहु का लग्न भाव पर प्रभाव, एक चीज़ अवश्य रहेगी आपके लिए जो थोड़ी नकारात्मक है, उसका प्रभाव आपको होना शुरू शायद अभी से हो गया होगा कि आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, और आने वाले 1.5 साल कई बार रेगुलरली आपकी बॉडी में पेन रहेगा। इसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता, उसको यही कह सकते हैं कि ग्रह का प्रभाव है। तो आने वाले 1.5 साल ये जो बॉडी पेन है विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न, कई बार रीज़न होता है कि हम थक गए हैं, हमने कोई मूवमेंट करी है, खेल के आए हैं, बहुत लंबे अरसे बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी की है, तो बॉडी में पेन होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कोई रीज़न नहीं होगा, लेकिन फिर भी अधिकतम आपके बॉडी में पेन रहेगा, तो उसको थोड़ा आपको टैकल करना पड़ेगा। राहु
आज के कलयुग के सबसे स्ट्रांग ग्रह है। इसलिए राहु का लग्न पर प्रभाव व्यक्ति को डिप्लोमेटिक भी बनाता है, व्यक्ति को प्रैक्टिकल भी बनाता है। परिस्थितियों को भांपना जितना अच्छा राहु को आता है उतना किसी को नहीं आता। तभी तो वो देवताओं के बीच में जाकर बैठ गए थे कि हाँ यहाँ पर अमृत मिल रहा है। ऐसा किसको पता था? बाकी सारे दैत्यों को तो नहीं पता चला था, लेकिन राहु को पता था कि परिस्थितियां कहाँ पे होती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि राहु को आज के टाइम में जो ज्योतिष बुरा कहता है वो मुझे समझ नहीं आता किस प्रकार से कहते हैं। अधिकतम सक्सेसफुल लोगों की कुंडली में आप राहु को लग्न में पाएंगे, धन स्थान में पाएंगे, भाग्य स्थान में पाएंगे, 10वें घर में पाएंगे, लाभ स्थान में पाएंगे, इवन 12वें घर में भी। तो राहु कहीं ना कहीं सक्सेस देते हैं और राहु का प्रभाव आपके लग्न स्थान पर रहेगा। आने वाले 1.5 साल आपको सक्सेस मिलेगी, थोड़े अलग तरीके से मिलेगी, प्रैक्टिकल आप बहुत हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो भी आज की टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो रहेगी 30वें भाव पर। अब ये थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है। अच्छा क्या है कि बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, अपने स्किल एनहेंसमेंट का मौका मिलेगा। ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बताता है, यानी कि आने वाले 1.5 साल में आपकी यात्राएं बहुत होंगी। लेकिन बुरा क्या हो सकता है? जब राहु का प्रभाव काम त्रिकोण के पहले त्रिकोण पर होता है तो व्यक्ति की कई प्रकार की इच्छाएं जाग जाती हैं। वो ऐसा नहीं होता कि एक इच्छा जाग रही है, कई प्रकार की एक साथ इच्छाएं जागती हैं। और जब हमारा मन इच्छाओं के प्रति भागता है तो हमारा ध्यान नहीं लगता और वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी इच्छाओं के वेग पर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 30वें भाव पर राहु की दृष्टि अच्छी होती है। जैसा मैंने कहा, स्किल एनहेंसमेंट के लिए, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए ये जो समय है आपका सबसे अच्छा है, सबसे शुभ है। राहु का 30वें घर पर जो प्रभाव है वो भी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि अपने भाई बहनों के साथ मिलकर बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छा है। डिस्कस कीजिए अपने घर में अपने भाई बहनों से कि क्या करना है और उसके बेसिस पर आगे जाने का प्रयास कीजिएगा। राहु का 30वें भाव पर जो प्रभाव है वो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, राहु की कोई सीमा नहीं है। राहु जब देने पर आते हैं तो बहुत तेज गति से देते हैं, इसलिए कभी कभी व्यक्ति बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने ओवर कॉन्फिडेंस पर आपको कंट्रोल करना है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 5वें भाव पर। अब ये पुनः स्टूडेंट्स का भाव है, तो स्टूडेंट्स को विदेश जाने में सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट्स विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे या जॉब ओवरऑल ढूंढ रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। प्रॉब्लम किसके लिए होगी? प्रॉब्लम होगी जो गर्भवती महिलाएं हैं। स्पेशली अपना ध्यान रखिएगा नवंबर से दिसंबर तक के महीने में, इवन अक्टूबर के मध्य भाग के बाद से, क्योंकि राहु का, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 1.5 साल में जो कंसीव करना चाहते हो कंसीव करे ही ना, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो शुरुआती पीरियड होता है किसी भी ट्रांजिशन का, किसी भी बदलाव का, कभी भी जब हम कुछ बदलाव करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती ही हैं और वो सेंसिटिव टाइम बन जाता है। वैसे ही अभी राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो अभी जो गर्भवती महिलाएं हैं थोड़ा सा अपना ध्यान ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। और 5वें भाव पर राहु की दृष्टि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में विश्वास की कमी उत्पन्न करेगी। सडनली आप देखेंगे कि नवंबर के बाद जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा था उसमें अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा वो ट्रस्ट इशू होगा। 5वां भाव मंत्र साधना का होता है। मंत्र साधना अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, ज्ञान है। तो मंत्रों को सीखने के लिए, कोई गुरु प्राप्त करने के लिए जो आपको मंत्रों की मंत्रों का जो ज्ञान है वो दे पाए, उसके लिए बहुत अच्छा। और ये जो 5वां भाव है क्रिएटिविटी का भी होता है, तो राहु का यहाँ पे प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को एक अलग सीमा पर ले जाएगा। तो ये सारे अच्छे प्रभाव या अलग अलग प्रभाव आपको मिल सकते हैं। करियर की बात करें तो जो लोग, जैसा मैंने कहा, मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, अगर दवाइयों से संबंधित आप कुछ काम करते हैं, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कुछ काम करते हैं, ट्रैवल से संबंधित, एविएशन इंडस्ट्री से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, इवन इन सब चीज़ों में आपका बिजनेस है, तो आपके लिए आने वाला 1.5 साल बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ पर इसका ठीक ठाक सा प्रभाव रहेगा। मैरिड लाइफ में होगा क्या कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम ये होगी कि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएंगी और वो एक्सपेक्टेशन इतनी तीव्र गति से बढ़ेंगी कि आपके बीच में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। तो मैरिड लाइफ में यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा।
सेहत की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि सेहत के हिसाब से आपकी पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी मुझे याद आया कि कई शास्त्र में ऐसा लिखा भी है और मैंने देखा भी है कि राहु का नवम भाव में आना व्यक्ति को एक लंबी और लाइलाज बीमारी दे जाता है। तो अपनी सेहत को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर इंडिकेशंस आ रही हैं, देखिए इंडिकेशंस आती है, हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है, हम समझ नहीं पाते। तो अगर इंडिकेशंस आ रही हैं कि भाई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि जो नवम भाव के राहु हैं ये व्यक्ति को एक लंबी और लाइलाज बीमारी देकर जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा बॉडी में पेन रहा करेगा, इसके साथ ही आपको नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत होगा, वेट बहुत तेज़ी गति से बढ़ सकता है आपका, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके साथ ही कफ रोग, जो कफ रोग होते हैं वो आपको बहुत तंग करेंगे। गले के रोग बहुत ज़्यादा ही तंग करेंगे। कई लोग जो थायराइड के एकदम बॉर्डर लाइन पर घूम रहे थे, उनको थायराइड का डायग्नोस हो सकता है। और इसके साथ ही आपको अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारे इश्यूज आपको आने वाले 1.5 साल में ज़्यादा तंग कर सकते हैं। अब उपाय की बात करते हैं। क्योंकि राहु महाराज का जो राशि परिवर्तन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, 1.5 साल का होता है, तो उपाय भी थोड़े से विस्तृत होते हैं। सबसे पहला उपाय आपको 3 शनिवार करना है। आपको काली माता के मंदिर में हर शनिवार को, यानी कि 3 शनिवार को रेगुलरली एक नारियल अर्पण करना है। बस ध्यान ये लगाना है कि अर्पण करने से पहले उस नारियल पर एक चंदन का तिलक आपको लगाना है। नारियल अर्पण करने के बाद 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में एक लौंग का दाना होना चाहिए। फिर वहाँ बैठकर आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। दूसरा उपाय आपको महादेव का करना है, शनिवार को ही करना है, ये भी 3 रेगुलर शनिवार करना है। महादेव के मंदिर जाकर एक पात्र में आपको पहले जल लेना है और दूध लेना है, शुद्ध दूध, और उसमें आपको कुछ सफ़ेद तिल, काले तिल और शहद की बूंदें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी शहद की बूंदें डालनी है, और इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है। और ये करने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। और इसके साथ ही आपको 3 लगातार शनिवार गौशाला में कुछ दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे तो राहु महाराज के जो प्रभाव है सकारात्मक, उसमें वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।